राहुल गांधी पर शरद पवार के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख के बयान से कांग्रेस गदगद है तो बीजेपी राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रही है। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि राहुल विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। इस बीच टीएमसी ने राहुल पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें पीएम मटेरियल बताया था। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा चरण जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कई किसान नेता भी थे, जिनमें योगेंद्र यादव भी थे, जो पहले भी कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। एमसीडी में हुई मारपीट के बाद आज दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया तो बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर मोर्चाबंदी की। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। दरअसल शुक्रवार को पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में धक्का मुक्की और मारपीट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की सुनती है। भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ की। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 70 देशों से आए प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए सम्मेलन के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें पतंग महोत्सव भी शामिल है। प्रवासियों के साथ सीएम शिवराज सिंह ने भी पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि डरा धमकाकर, लालच देकर या फिर कई तरह के फायदे देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगनी चाहिए। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला के साथ हुई बदसलूकी के मामले में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया है कि एयरलाइन ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया था और जब डीजीसीए ने सवाल जवाब किया तब जाकर इस मामले की जानकारी दी गई। दरअसल बीते साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की फ्लाइट में शराब के नशे में एक शख्स ने एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहाई मिली है। दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी में कानून का पालन नहीं किया गया था। लगातार 9 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को लोन दिए जाने के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। चंदा कोचर पर अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ग्राम विकास समिति के तहत ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और राजौरी में हुई जघन्य हत्याकांड के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को एसएलआर राइफलें जारी की गई हैं। कुछ ग्राम रक्षा समितियों में 2 से 3 सदस्यों को स्वचालित राइफलें भी दी गई हैं। राजौरी जिले के धनगरी गांव में विशेष शिविर का आयोजन किया गया और लगभग 100 वीडीसी सदस्यों को नए हथियार दिए गए, जिनमें से 40 पूर्व सैनिक हैं जिन्हें एसएलआर हथियार दिए गए। दिल्ली के कंझावला मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक बार में सारे सीसीटीवी फुटेज क्यों इकट्ठा नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने कैमरे लगे हैं? आपको सबूत इकट्ठा करने में कितना समय जाएगा? क्या पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार कर रही है? हमारे देश के पहाड़ आपसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के पर्वत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन विशाल पर्वतों पर खड़े होकर आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, वो पर्वत अब दर्द से करहा रहे हैं। जहां आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वो पर्वत अब करहा रहे हैं और अब धीरे धीरे भारत के पहाड़ों के सीने में
इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है कि अब वो गिरने वाले हैं, और इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। आपने इंसानों के सीने में होने वाले दर्द को कई बार महसूस किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। कई बार हम उसे हार्ट अटैक मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी पर्वत को अगर हार्ट अटैक आए तो क्या होगा? आज हम आपको पहाड़ों के सीने में हो रहे इस दर्द के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब हमारे देश के पहाड़ों को और पहाड़ों पर बने इन हिल स्टेशंस को हार्ट अटैक आने ही वाला है। और आज आपको जोशीमठ भी लेकर चलेंगे, जहां के पर्वतों को अब संजीवनी बूटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रामायण काल में भगवान हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के इन्हीं पर्वतों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आज इन्हीं पर्वतों के प्राण बचाने के लिए एक और संजीवनी बूटी की जरूरत है। और इसीलिए आज हम भारत के चरमराते पहाड़ों की कहानी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज जोशीमठ को लेकर यहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि आजकल चारों तरफ जोशीमठ की चर्चा है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है, लेकिन पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आज पहुंचा तो क्या हुआ। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, और ऐसी उम्मीद थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों को राहत दी थी, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट आज जोशीमठ के मामले में भी कोई बड़ा फैसला सुना सकती है, वहां के लोगों को बड़ी राहत दे सकती है, कोई नया नियम कानून वहां पर लागू कर सकती है जिससे वहां के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह कहा कि वो आज नहीं बल्कि 10 जनवरी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी याचिका पेश करे और तभी इस पर सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज के आज इसे इतना अर्जेंट मैटर नहीं माना कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जोशीमठ के इन पर्वतों को हार्ट अटैक आ चुका है, और ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि इनके सीने में इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है, इनके सीने में इतना गहरा घाव अब बन चुका है कि अब इन्हें बचाना बड़ा मुश्किल है। आज की जो याचिका है ये धार्मिक गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दायर की गई थी, और इसमें लिखा था कि जोशीमठ के लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द दखल देना चाहिए और जोशीमठ की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर हम आज सुनवाई नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, और इस मामले पर 10 जनवरी को विचार किया जाएगा। दूसरी तरफ आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे आप NDMA कहते हैं, उनकी टीम उत्तराखंड पहुंची, जहां उसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जानकारी दी गई है, क्योंकि यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार इस घटना पर नजर रखे हुए है। और उत्तराखंड सरकार ने भी यह बताया कि उसने जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी मदद के लिए SDRF की 4 और NDRF की 1 टीम तैनात कर दी गई है, और दिल्ली से भी एक्सपर्ट्स की एक टीम अब जोशीमठ पहुंच चुकी है। अब तक जोशीमठ में कुल ऐसे 603 मकानों की पहचान हुई है जो जमीन धंसने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं, और कुल मिलाकर 68 परिवारों को शाम तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। और इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से जोशीमठ में रह रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां, बच्चों का जन्म इन्हीं घरों में हुआ, फिर शादियां इन्हीं घरों में हुई, लेकिन अब इन चरमराते पहाड़ों ने इन लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है, उनका घर बार सब कुछ। और आप देखिए अब जो टीम है SDRF की, वो उन मकानों में जा रही है, सर्वे कर रही है, और जो मकान रहने के लिए अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं, उन मकानों पर इस तरह का क्रॉस का निशान लगाया जा रहा है। इस क्रॉस का मतलब है कि अब ये मकान रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, और जिस भी परिवार का ये मकान होगा, जिसने भी बड़े उम्मीदों से अपने सपनों को साकार करते हुए अपने जीवन भर की कमाई लगाकर इन मकानों को बनाया होगा, अपना आशियाना यहां पर बनाया होगा, जो परिवार यहां पर रहते होंगे दशकों से,
इन मकानों के साथ, घरों के साथ उनकी यादें जुड़ी होंगी। अब इन सब पर ये क्रॉस का निशान लगा दिया गया है, यानी अब ये मकान रहने लायक नहीं है, इन परिवारों को कहीं और जाना होगा। और ये 603 मकान ऐसे हैं जिन पर इस तरह का क्रॉस का निशान लगाया गया है। जोशीमठ में पहाड़ क्यों धंस रहे हैं, इसके पीछे की वजह तो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, लगातार हम हर रोज आपके लिए उसका एक विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जोशीमठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बताना चाहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जोशीमठ भारत के लिए एक ऐसा स्थान है जिसे हमें संरक्षित करके रखना ही चाहिए था हर कीमत पर। लेकिन आज इस शहर के अस्तित्व पर ही इतना बड़ा गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जोशीमठ के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्यों जोशीमठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जोशीमठ भारत की मठ परंपरा की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन धरोहर है और 8वीं शताब्दी में जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, तब उनमें से एक मठ जो अस्तित्व में आया था वो था उत्तराखंड का यही जोशीमठ। 4 जोशीमठ जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हीं में से एक है जोशीमठ, जो ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में। हालांकि तब इसे जोशीमठ नहीं कहा जाता था, इसका तब असली नाम हुआ करता था ज्योतिर्मठ, लेकिन अब इसे जोशीमठ कहा जाता है। ज्योतिर्मठ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। अब सोचिए कितना पवित्र स्थल होगा ये। इसके अलावा स्थान को वेद पुराणों की ज्योति विद्या का केंद्र भी माना जाता है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जोशीमठ के जिन पहाड़ों पर ये मकान दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं और जिस स्थान पर पर्यटकों का इतना जबरदस्त शोर है, वो स्थान प्राचीन समय में अपनी शांति के लिए विख्यात था। आज जो शोर शराबा आप जहां सुन रहे हैं, जहां ये सब कुछ हो रहा है, वो अपनी शांति के लिए जाना जाता था वो जगह। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह बहुत ज्यादा क्रोधित थे, तब उन्होंने अपना क्रोध शांत करने के लिए हिमालय के इसी जोशीमठ में शरण ली थी। और यही वजह है कि आज इसी स्थान पर भगवान नरसिंह का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भगवान नरसिंह ने आज जोशीमठ में शांति की प्राप्ति के लिए इसी तरह शरण ली होती तो क्या होता। शायद उन्हें जोशीमठ की स्थिति देखकर बहुत दुख होता और शायद जोशीमठ में ये ट्रैफिक का शोर उन्हें और क्रोधित कर देता। जोशीमठ की विरासत अध्यात्म की जड़ों को भी बहुत मजबूत करती है और इसी स्थान पर गुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम है शंकर भाष्य की रचना की थी। और यहीं पर उन्होंने शहतूत के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जोशीमठ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था और यह नाम इस स्थान को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से मिला था। और जोशीमठ हिमालय के एक बहुत बड़े क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भी था। असल में जब यहां कत्यूरी राजवंश का शासन था, तब जोशीमठ यहां की राजधानी हुआ करती थी। और कई इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी वंश के राजा भगवान राम की नगरी अयोध्या से जोशीमठ के इसी क्षेत्र में आए थे, यानी इस जगह का भगवान राम से भी एक रिश्ता है। और बड़ी बात यह है कि जोशीमठ शहर भगवान बद्री यानी भगवान विष्णु का दूसरा घर माना जाता है। भारी बर्फबारी और सर्दियों के मौसम में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब इस शीतकाल में भगवान बद्री की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है। और यह वो मंदिर है जहां भगवान नरसिंह की काले पत्थर से बनी मूर्ति स्थापित है। और ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति का बायां हाथ लगातार क्षीण यानी नष्ट हो रहा है। और जब यह पूरी तरह से क्षीण हो जाएगा, तब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। और तब भविष्य में भगवान विष्णु को जोशीमठ में स्थापित किया जाएगा। लेकिन इस समय जोशीमठ की स्थिति यह है कि यहां जमीन लगातार धंस रही है, पहाड़ चरमरा रहे हैं और लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए अपने कई दशकों पुराने पुश्तैनी मकानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। आप में से ज्यादातर लोग जब अपने शहर में भीषण गर्मी, प्रदूषण
या ट्रैफिक जैम से अक्सर परेशान हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ दिन के लिए पहाड़ों पर घूम आते हैं और फिर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूबसूरत पहाड़ों के बीच घूमते फिरते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और गर्मा गर्म मैगी खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन दरकते पहाड़ों का असली दर्द क्या है? आज आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो आपको यह बताएगी कि जोशीमठ के पहाड़ों को कैसे अब हार्ट अटैक आ चुका है। आज पूरे देश के लोगों को, भारत के लोगों को हिमालय के इन पहाड़ों का दर्द समझना ही होगा। ये सामान हमारा ऐसे बिखरा है, कहीं रोडों पे है, जितना एक रूम में आ रहा उतना तो हमने कर लिया और हमारा बाहर पे पड़ा है। अगर हम वहीं कहीं दूसरे दिन शिफ्ट कर देंगे कहीं, तो हम एकदम से इतना सामान कहाँ से लाएंगे? भैया हम तो 2 तारीख से रोड में उतरे हुए हैं, 6 महीने के बच्चा लेकर मैं आई हूँ। ये मेरा घर है, यहाँ बहुत टूट फूट हुई है और आप आके देखना कि कितना टूट फूट हुई है। और हमारा मतलब कमाई का भी कोई जरिया नहीं है। मेरे ससुर एक्समैन है, वो भी फौजी रिटायरमेंट है। मेरे हस्बैंड है, वो भी नौकरी छोड़ के आए हुए हैं, वो भी बेरोजगार है। इस वक्त मनोहर बाग में है, ज्योतिर्मठ से कुछ दूर पे ये वार्ड स्थित है और आप इन कमरों को, जो खाली कमरे देख रहे हैं, असल में कल तक यहाँ पे किराएदार रहते थे। इस मकान में 5 से 6 किराएदार रहते थे, लेकिन एक एक करके उन्होंने अपना कमरा खाली करके यहाँ से एक सुरक्षित स्थान पे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुझे नहीं लगता कि हम शब्द में कुछ ज्यादा बोल पाए। आप लाइव देख रहे हो कि किस स्थिति में वो यहाँ से गए और उनको जाना भी चाहिए था, क्योंकि स्थिति आप देख चुके हैं कि स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी आए थे, हम उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। तबाही का ये मंजर देखिए, जो कल तक बेडरूम होता था पांडे परिवार के लिए, वहां पे इस वक्त जमीन कुछ इस तरह से दरकी है कि नीचे एक लंबी छड़ी तक अंदर चली जा रही है। फाउंडेशन हुआ करता था और पूरा का पूरा फर्श टूटा पड़ा है, दीवारें टूटी पड़ी हैं और जो गैप है, जो क्रैक है, वो गहराता जा रहा है। दिसंबर 10 तारीख से भयंकर हो गई। 10 दिसंबर से शुरू हो गया था। मैंने रिपोर्ट की थाने, वो तहसील में, नगर पालिका में जी। उसके बाद मैंने फिर भी वो किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये सफेद लगा रखा है, वो सीमेंट लगा रखा है। घरों को अब चिन्हित किया जा रहा है, उन पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। लाल निशान का मतलब कि अब ये मकान, ये बिल्डिंग रहने के लिहाज से असुरक्षित है और अब यहां से परिवारों को धीरे धीरे शिफ्ट कराया जा रहा है। नहीं, अभी हमने इस वार्ड में कल को 40 मकानों का देखे थे, हमने, हमारी टीम ने देखे थे। तो उसमें 17 आवासीय मकान और 4 कॉमर्शियल मकान थे। तो उनमें हम आज जो है, प्रशासन ने बोला कि उनमें सब में निशान लगा दीजिए आप और सबको बोलिए कि यहाँ शिफ्ट कर लें। निशान का मतलब क्या है कि अब यहाँ इस घर को खाली कर दिया जाए? हाँ जी, निशान का मतलब नहीं जाएंगे फिर? नहीं, उनको खाली करना पड़ेगा। जो नुकसान किस लेवल का है, ये इसके नीचे कोई फ्लोर नहीं है, कोई घर नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। और ये देखिए लाइव विजुअल्स में आप देखिए, ये जो डंडा है यहाँ पे जा रहा है, इधर भी इतना गड्ढा हो चुका है। कहाँ छत में रहते हैं सर, हम कहाँ जाए? छत में रहते हैं हम लोग, छत में आके सहारा लेकर के रातें गुजार रहे हैं। आग का सहारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। अगर बच्चे रहेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा हमारा। ऐसी स्थिति को बताइए, हम कहाँ जाएंगे इसी स्थिति में? हमारे बच्चे हमसे रोज पूछ रहे, क्या हम मर जाएंगे मम्मी, हम मर जाएंगे, हमारा क्या भविष्य होगा, क्या हमारा आगे कोई फ्यूचर होगा? जब घरों में दरारें बढ़ने लग गईं, मकान गिरने लग गए, लोग अपने घरों को छोड़ करके अपने रिश्तेदार नातोदारों में जाने लग गए और तब भी नहीं सुना गया ठीक से, तो हमको लगता है, और ये सक्रियता जब तक तेजी है तब तक रहेगी, स्वाभाविक है। फिर दूसरे काम, क्योंकि सरकारों के सामने बहुत काम होते हैं, तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें कोई ऐसा निर्देश पारित कर दे जिससे ध्यान पूरा बना रहे और ये नगर बच सके। देख सकते हैं ये वो होटल है, इनके हम इस समय बैक साइड में मौजूद हैं। दोनों होटल आपस में पूरी तरह चिपक चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन होटलों के आगे अभी भी दरारों का सिलसिला कम नहीं हुआ और जमीन छोड़ती जा रही है। हम यहाँ पर रहने लायक बिल्कुल नहीं है, हम कभी भी इसके नीचे दब सकते हैं। हमने फिलहाल अभी नगर पालिका में व्यवस्था की सरकार ने हमारे लिए, पर हम नगर पालिका में रहते, पर हम कभी आज जिंदगी भर रहने के लिए मुनाफिक नहीं है। हमारी पूरी आजीविका हमारे मजदूरी करके दिनचर्या से घर बनाए थे, संजोए था कि भाई 2 वक्त की रोटी हम गुजार सकें। आज हम आपको
भारत के चरमराते पहाड़ों की दुख भरी कहानियां भी बताना चाहते हैं। आपने कभी पर्वतों के दुख को जानने की कोशिश नहीं की है और आज ये सारे पर्वत आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जोशीमठ इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहां पहाड़ धंस रहे हैं और हजारों लोगों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड में ऐसी 70 से ज्यादा जगहें हैं और गांव हैं जहां पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने अपने मकानों की दीवारों में और सड़कों पर दरारें पड़ने की शिकायतें की हैं। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं टिहरी गढ़वाल के अटाली गांव की हैं, जहां रेलवे के एक प्रोजेक्ट की वजह से कई मकान जर्जर और कमजोर हो चुके हैं और इन मकानों की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। और बात सिर्फ इस अकेले गांव की नहीं है। उत्तराखंड के 4 जिले टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 30 से ज्यादा गांवों की स्थिति इस समय जोशीमठ के जैसी ही है और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंसानों का लालच और दूसरा कारण है अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए पहाड़ों का सीना लगातार ड्रिल किया जा रहा है, जहां पहाड़ों के सीने में लगातार खुदाई की जा रही है। और कोई ये नहीं सोचता कि इन पहाड़ों का दर्द क्या है। जब आप इनके सीने में ड्रिलिंग मशीन लगाते हैं तो इन पहाड़ों को भी दर्द होता है और जब भूस्खलन होता है तो इसका मतलब यह है कि ये पहाड़ कैसे चरमरा कर अब नीचे गिर रहे हैं, यानी इनकी मृत्यु हो रही है। ये पहाड़, ये पर्वत मर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों पर कुल मिलाकर 16 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिनमें एक सुरंग के लिए बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 15 सुरंगों के लिए निर्माण में ड्रिल मशीन और ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। और आपको शायद ये पता है कि रेल लाइनें क्यों बिछाई जा रही हैं? क्या आप जानते हैं? ये रेल लाइन उन लोगों की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं जो शहरों से पहाड़ों पर शायद छुट्टियां मनाने के लिए घूमने आना चाहते हैं, रील्स बनाते हैं, यहां आकर एंजॉय करते हैं, जिन्हें 6000-7000 फीट ऊपर समुद्र तल से महानगरों जैसी सुविधाएं चाहिए। इसे हम विकास भी कहते हैं। जब आप हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो आपको सड़कें हाईवे जैसी चाहिए, होटल्स 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ आपको चाहिए, हर समय 24 घंटे आपको गर्म पानी भी चाहिए, अपने बिस्तर में चाय भी चाहिए और वो तमाम सुविधाएं चाहिए जो आपको महानगरों में मिलती हैं। लेकिन समुद्र तल से 6-7-8 हजार फीट की ऊंचाई पर ये सुविधाएं पहुंचती कैसे हैं, इसका अंदाजा कभी आपने शायद लगाया नहीं होगा। इन पर्यटकों को सुविधा देने के लिए और इंसानों के लालच की वजह से पहाड़ों की क्या स्थिति हो चुकी है, ये आज आप सबको देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जब हम सुरंग बनाते हैं तो सुरंग के लिए जब ब्लास्ट किया जाता है पहाड़ों में, जो कि आज भी ज्यादातर सुरंगें ब्लास्ट के जरिए बनाई जाती हैं, सड़कें भी ब्लास्ट करके बनाई जाती हैं, उस पहाड़ की क्या स्थिति होती है आज सब आपको बताएंगे। और ये सब हो रहा है विकास के नाम पर। उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी 1 करोड़ के आसपास है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं इसे ध्यान से आप सुनिएगा। 1 करोड़ के आसपास है उत्तराखंड की आबादी, लेकिन उत्तराखंड में हर साल औसतन 2 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। वर्ष 2019 में 3 करोड़ 80 लाख लोग, सोचिए लगभग 4 करोड़ ही हो गए, 3 करोड़ 80 लाख लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए आए थे, जबकि इस राज्य की अपनी कुल आबादी 1 करोड़ है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो आज उत्तराखंड की सरकार पर अपने नागरिकों से कहीं ज्यादा दूसरे राज्यों से आने वाले इन पर्यटकों को सुविधाएं देने का दबाव है। और यह स्थिति अकेले उत्तराखंड की नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी लगभग 70 लाख है, लेकिन वर्ष 2019 में वहां 1 करोड़ 70 लाख लोग दूसरे राज्यों से घूमने के लिए आए थे, जबकि असम में 55 लाख लोग, मणिपुर में लगभग 2 लाख, मिजोरम में 1.5 लाख, मणिपुर में इसके अलावा सिक्किम में 15.5 लाख और त्रिपुरा में लगभग 6 लाख लोग छुट्टियां मनाने के लिए वर्ष 2019 में गए थे वहां पर। यानी ये सब वो लोग हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं, और हिल स्टेशंस पर उन्हें सारी सुविधाएं चाहिए। और राज्य सरकारें भी ये कहती हैं कि सुविधाएं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, सुविधाएं तो आपको वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। और इन जो राज्य हैं इनकी इकोनॉमी भी काफी हद तक पर्यटकों पर ही आधारित होती है। लेकिन
इसका कहीं ना कहीं तो कोई संतुलन होगा, कहीं ना कहीं तो कोई बैलेंस होगा। यानी इस हिसाब से देखें तो इन राज्यों की जितनी कुल आबादी है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यहां पहाड़ों पर घूमने के लिए आते हैं। और जब किसी राज्य पर पर्यटकों का दबाव बढ़ता है तो वहां अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होता है। लगातार एक के बाद एक होटल्स बनाए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, बाजार बनाए जाते हैं। हर वो सुविधा इन पहाड़ों तक लाने की कोशिश होती है जिनके बिना हमारे देश के शहरी लोग कहीं रह नहीं सकते। 5 स्टार होटल्स इन हिल स्टेशंस पर बनाए जाते हैं और इसी वजह से पहाड़ों का सीना भी अक्सर खोद दिया जाता है और फिर ये पर्वत चरमराने लगते हैं। ये जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, ये किसी महानगर का, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का ट्रैफिक जैम नहीं है। ये पहाड़ों पर आने वाले सैलानियों का ट्रैफिक जैम है, जो शायद दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक जैम से भी कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक है। और सड़क भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये कोई हाईवे है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर रील्स बनाने के लिए जाते हैं, रुक रुक कर नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, उन लोगों को यहाँ के पहाड़ों का जो असली दर्द है वो पता नहीं होगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए, लेकिन आपने इन पहाड़ों का दर्द कभी समझा नहीं होगा। वर्ष 2020 में उत्तराखंड में भूस्खलन यानी पहाड़ खिसकने की 972 घटनाएं हुई, 972, जिनमें 25 लोग मारे भी गए। और पिछले 5 वर्षों में वहां ऐसी घटनाओं में 2900% की वृद्धि हुई है। सोचिए, 2900% की वृद्धि हो रही है और हम समझने को तैयार नहीं है। ये पहाड़ लगातार हमें कुछ कह रहे हैं, ये पहाड़ लगातार हमें बता रहे हैं कि इनके सीने में अब दर्द है। ये पहाड़ लगातार ये बता रहे हैं कि ये चरमरा रहे हैं, ये मरने वाले हैं। तभी तो 2900% की वृद्धि हो रही है भूस्खलन के मामलों में, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। और यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं पहले की तुलना में दुगनी से ज्यादा हो चुकी। यानी जो पहाड़ शहरी लोगों को दूर से बड़े सुंदर लगते हैं, जिन पर्वतों की मौजूदा स्थिति, अब इन पर्वतों की मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर है और इन पर्वतों पर रहने वाले लोगों का जीवन हर दिन के साथ साथ और मुश्किल होता जा रहा है। कुछ समय पहले उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के बीच एक सर्वे हुआ था, जिसमें 44% लोगों ने यह बताया था कि वो तीर्थ यात्रा पर उत्तराखंड आए हैं, जबकि 43.5% लोगों ने कहा कि वो छुट्टियां मनाने के लिए और शहरों की घुटन से बचने के लिए पहाड़ों पर घूमने आए हैं। और यही बात आज आप सबको समझनी है। असल में हमारे जो शहर है वो अब चोक हो चुके हैं, क्योंकि शहरों में अब हवा प्रदूषण की वजह से चोक हो चुकी है और सड़कें यानी भूमि ट्रैफिक की वजह से चोक हो चुका है, यानी ब्लॉक हो चुका है। ये हमारे शहरों का हाल है जो अभी आप देख रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन जब यही सारे लोग शहरों से एक ब्रेक लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां इंसानों का लालच और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन पहाड़ों की नींव को हिला रहा है और अब ये सारे पर्वत नीचे से खोखले होने लगे हैं। आज बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ में शानदार होटल्स हैं, सड़कें हैं, तमाम सुविधाएं हैं। आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन इन सुविधाओं के लिए जोशीमठ या फिर ऐसी दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जबकि सीएजी की एक रिपोर्ट से लेकर नीति आयोग तक की रिपोर्ट्स तक सब में एक ही बात लिखी है। सब में यह बताया गया है कि भारत के पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से विकास हो रहा है, वो विकास इन पहाड़ों पर एक दिन जीवन को समाप्त कर सकता है और इससे इन पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। यह हर रिपोर्ट में यही लिखा है। उदाहरण के लिए आज दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से ज्यादा ठंडी है। दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ रही है, हिमाचल और उत्तराखंड में कम है। आज दिल्ली का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शिमला का तापमान 10.3 डिग्री, मनाली का 6 डिग्री, देहरादून का 6.5 डिग्री, मसूरी का लगभग 11.5 डिग्री, नैनीताल का 6 डिग्री और धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी सर्दी इन सारी जगहों से दिल्ली में ज्यादा सर्दी है। कहने का मतलब यह है कि विकास और इंसानों के लालच की वजह से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति और वहां का जो मौसम है उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। अब पहाड़ों पर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये दरारें पैदा हो रही हैं और समय के साथ साथ और गहरी हो रही हैं। ये दरारें असल में इन पर्वतों के सीने पर
एक घाव की तरह है, एक चोट की तरह है। और यही बात आज हम आप सबको समझाना चाहते हैं। रामायण काल में भगवान हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के इन्हीं पर्वतों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आज इन्हीं पर्वतों के प्राण बचाने के लिए इन्हें खुद संजीवन बूटी की आवश्यकता है। स्थिति वो आ गई है। आज जोशीमठ की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम कहते थे कि पर्वत जो हैं वो हमारे मित्र हैं। इन पर्वतों का एक विशेष स्थान रहा है हमारे धर्म में, और आज इन्हीं पर्वतों का हमने सत्यानाश करके छोड़ दिया है। और ये पर्वत आज जिन्हें आप देख रहे हैं, जो आपको बड़े खूबसूरत लगते हैं, जिनकी फोटो आप खींचते हैं, पोस्ट कार्ड बनाकर अपने दोस्तों को भेजते हैं, जहां पर आप अपने वीडियोस बनाते हैं, इन पहाड़ों के आगे पीछे खड़े होकर आज यही पहाड़ हाथ जोड़कर आपसे कुछ कह रहे हैं, सरकार से कुछ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। और आज हम देश भर की सरकारों से, केंद्र सरकार से और देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने यहां पर एक पल भी सुकून का बिताया है, अगर आप एक दिन की भी छुट्टी यहां बिताकर आए हैं, जो लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं, केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, वो अगर आप वहां गए हैं, अगर आप भगवान के दर्शन करने के लिए इतनी दूर आते हैं, तो इन पर्वतों पर भी दया कीजिए, इन पर्वतों पर तरस खाइए और इन पर्वतों के बारे में भी सोचिए। और इंसान को अपने लालच में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि इन पर्वतों पर ही चोटियों पर जाकर उसे 5 स्टार होटल्स बनाने हैं। और इंसान को यह भी समझना होगा कि उसे जब वो ऐसे पर्वतों पर जाता है तो कुछ कष्ट झेलने की आदत भी होनी चाहिए। एक जमाना था जब लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ पैदल जाया करते थे, कई कई दिन लगा करते थे। उससे आपकी आस्था पता चलती थी, उससे यह पता चलता था कि भगवान का जो दर्शन है वो सबको नहीं मिलता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जो तपस्वी हैं वो तो करते ही थे, लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उनसे भी भगवान तपस्या करने के लिए कहते थे। और वो तपस्या यही थी कि आप कई कई दिनों तक मुश्किलों में, सर्दी में चलते हुए जाते थे और तब भगवान के दर्शन करते थे और आपको एक संतुष्टि का एहसास होता था। लेकिन आज आप टेक्नोलॉजी की मदद से सुबह जाकर शाम को वापस दिल्ली आ सकते हैं, सुबह जाकर बद्रीनाथ से शाम को मुंबई आ सकते हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हैं। थोड़े दिन के बाद रेल चलने लगेंगी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर पहले से ही वहां तक पहुंच चुके हैं और अब वहां होटल्स बन रहे हैं एक के बाद एक। जोशीमठ में ही 400 से ज्यादा होटल्स बन गए, सोचिए। और ये सब इंसानों के लिए, पैसा कमाने के लिए, और इसको हम नाम देते हैं विकास का, अंग्रेजी में डेवलपमेंट का। और सरकारें अक्सर आपसे कहती हैं कि देखिए अब आप हमारे यहाँ पधारिए, हमने इतनी तमाम सुख सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर खड़ी कर दी हैं, पैदा कर दी हैं। लेकिन उन पर्वतों से कोई नहीं पूछता, जिन पर्वतों के सीने को ड्रिल करके, जिन्हें काट काट कर आप लोगों के लिए ये सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि इन पर्वतों की बात कोई नहीं करता, मीडिया में तो कोई नहीं करता। इसलिए आज हम इन पर्वतों की आवाज बनना चाहते हैं, आज हम इन पहाड़ों की आवाज बनना चाहते हैं और इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है। सुरंग इन पहाड़ों को तोड़कर इनके सीने में ड्रिलिंग मशीनें लगा लगा कर, ब्लास्ट कर करके, तोड़ तोड़ कर इनके नीचे ये सुरंग बनाई जा रही हैं। और इन्हीं की वजह से ये पहाड़ आज दर्द से कराह रहे हैं। रेलवे लाइंस बिछाई जा रही हैं, बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं। अब आपको ब्राजील लेकर चलते हैं, जहां लोकतंत्र की सारी धज्जियां ऐसे ही उड़ा दी गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ब्राजील की राजधानी की हैं, जहां हिंसक भीड़ ने वहां के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। अंदाजा लगाइए कि किसी देश में इन सारे बिल्डिंग्स पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाए, राष्ट्रपति भवन पर हमला हो जाए, संसद पर हमला हो जाए, और इन भवनों पर कब्जा करके वहां की भीड़ ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। ये हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक हैं, जो चुनावों में उनकी हार से बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो चुनाव में हार गए। असल में आपको याद होगा, अक्टूबर महीने में पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और जेयर बोल्सोनारो
हार गए थे और मौजूदा राष्ट्रपति जिनका नाम है लूला दा सिल्वा, उन्हें जीत मिली थी, यानी उन्होंने बोल्सोनारो को हरा दिया। लेकिन इसके बाद बोल्सोनारो के समर्थकों ने इन चुनावों के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इन चुनावों में धांधली हुई है और एक साजिश के तहत उनके नेता को हराया गया है। और इसी वजह से इन समर्थकों ने ब्राजील की संसद और राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर अब हमला कर दिया। ये तो ब्राजील की कहानी है, जो एक लोकतांत्रिक देश है जहां चुनाव होता है। आपको याद होगा ठीक इसी तरह 6 जनवरी 2021 को अमेरिका के कैपिटल हिल में भी ऐसी ही हिंसा हुई थी और तब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का विरोध करते हुए वहां पर यह हिंसक प्रदर्शन किया था और कुछ देर के लिए इस पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में हार कैसे गए। और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की इन लोगों ने पोल खोलकर रख दी थी। लेकिन अब आप तो ये आपको तस्वीर हमने दिखाई आपको, ब्राजील देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, दोनों लोकतंत्र हैं और दुनिया के बड़े लोकतंत्र हैं। अब आप भारत को देखिए, आजादी के बाद से हमारे देश में 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों के नतीजों को लेकर कई बार विवाद भी हुआ, पार्टियां आई गई, हारी जीती, कई प्रधानमंत्री बदले। हारने वाली पार्टी ने कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में यह विरोध कभी भी संवैधानिक दायरे से बाहर नहीं गया। हमारे देश में कभी भी चुनावों के खिलाफ, नतीजों के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिला होगा। किसी पार्टी ने या किसी नेता के समर्थक ने कभी भी संसद भवन या राष्ट्रपति भवन की तरफ ऐसे आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। और यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में लोगों ने जिन नेताओं को चुनकर संसद में भेजा, उन नेताओं ने अक्सर लोकतंत्र की मर्यादाओं को कई बार तोड़ा है। और ये तस्वीरें आज आपको जरूर याद होंगी। हमारे संसद में, विधानसभाओं में आपको इस तरह की मारपीट की तस्वीरें देखने को मिलती रहती हैं। ये जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं ये तो इसी साल की हैं, जनवरी में, जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था और जो वार्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे उन्होंने आपस में इतना झगड़ा किया था। ब्राजील और अमेरिका में हुई घटनाओं का एक बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र। भारत में भी ये जो होता है इसका भी एक बड़ा कारण यह है कि हम सब लोकतंत्र को तो मानते हैं, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र का नतीजा होता है। जबकि आज जरूरत है शायद लिमिटेड डेमोक्रेसी की, सीमित लोकतंत्र, जिसमें यह तय हो स्पष्ट रूप से कि नागरिकों की सीमा, नेताओं की सीमा कहां तक होनी चाहिए। संविधान में यह तय किया गया है, लेकिन कई बार हमारे लोग अलग अलग अधिकारों के नाम पर उस सीमा को लांघ जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, कभी धर्म की आजादी के नाम पर, कभी लोकतंत्र खतरे में है ये कहकर, कभी संविधान खतरे में है ये कहकर, ये होता रहता है। तो लोकतंत्र के फायदे तो बहुत सारे हैं जो आपने देखे भी होंगे, लेकिन लोकतंत्र के नुकसान भी हैं। और जो आज हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, ये वो तस्वीरें हैं जब लोकतंत्र आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, काबू से बाहर हो जाता है। लोकतंत्र के नाम पर ही, जब लोकतंत्र के नाम पर ही हिंसा होने लगती है, तब ये होता है। और ये भारत में भी होता है, दूसरे देशों में भी होता है, लेकिन भारत में चुनावी प्रक्रिया पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया और यह हमारे देश की बहुत बड़ी सफलता है। अमेरिका के एक 6 साल के स्कूली बच्चे ने अपनी टीचर को गोली मार दी। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। और यह बच्चा अपनी टीचर से इसलिए नाराज था क्योंकि टीचर उसे अक्सर डांटती रहती थी। और 6 साल का बच्चा टीचर से नाराज हो गया, उसने गन निकाली और गोली मार दी। आप और हम शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि 6 साल का एक बच्चा किसी पर भी गोली कैसे चला सकता है। और आज बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाओं के बाद अब आखिर में अमेरिका अपने देश में बंदूकों की खुलेआम बिक्री पर बैन लगाएगा। यह घटना अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की है, जहां एक स्कूल में एक 6 साल के बच्चे ने अपनी टीचर पर गोली चलाई और उसकी हत्या करने की कोशिश की। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इस टीचर ने इस बच्चे को क्लास में किसी बात पर डांट दिया था। लेकिन यह बच्चा अपने बैग में स्कूल के अंदर गन लेकर आया था और जब इसे लगा कि उसकी टीचर की डांट से उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ रहा है, तो उसने अपने बैग से गन निकाली और अपने टीचर पर गोली चला दी। और यह हमला एक 6 साल के बच्चे ने किया। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग
पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि ये एक दुर्घटना हो सकती है, एक एक्सीडेंट हो सकता है, गलती से हो गया होगा और एक 6 साल का बच्चा इस तरह अपनी टीचर पर जानबूझकर कभी गोली नहीं चला सकता। लेकिन बच्चे को हिरासत में लेने के बाद पुलिस का कहना है कि यह हमला सोच समझकर इस बच्चे ने किया था और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब उस स्कूल को सील कर दिया गया है। ये उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां इस बच्चे ने अपनी टीचर, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, यही वो टीचर है। इस टीचर ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि इसी की क्लास में इसी टीचर से पढ़ने वाला एक 6 साल का बच्चा एक दिन इस पर गोली चला देगा। स्थानीय मेयर और पुलिस का यह कहना है कि यह घटनाक्रम उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मामले में वो बच्चे को ना तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उसे खुला छोड़ सकते हैं, ना ही उस बच्चे को सजा दे सकते हैं, ना ही उसे जेल में रख सकते हैं। सोचिए आप एक 6 साल के बच्चे पर क्या एक्शन लेंगे, कैसे उसे गिरफ्तार करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। इसलिए अब वहां पुलिस वकीलों की एक टीम से इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस बारे में कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि इससे पहले कानून बनाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने, पुलिस वालों ने भी कभी यह तो नहीं सोचा होगा कि 6 साल का एक बच्चा कभी कोई हत्या करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि वो ये नहीं बता सकती कि इस बच्चे को ये गन कहां से मिली, क्योंकि अगर पुलिस इस जानकारी को सार्वजनिक करती है तो अमेरिका के बाकी बच्चों को भी ये आइडिया आ जाएगा, उन्हें भी ये तरीका जानकर ये पता चल जाएगा कि गन को कैसे स्कूल ले जाना है। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस घटना के बाद गन खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएं और अपने टीचर्स पर गोली चलाने के लिए भी वो सोचने लगे, उनके दिमाग में ये आइडिया आ जाए। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में हर दिन औसतन 100 लोग मास शूटिंग की घटनाओं में मारे जाते हैं, जब वहां कोई भी वहां का नागरिक अचानक से कहीं भी बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देता है। और पिछले कुछ वर्षों में वहां स्कूलों में खास तौर पर इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक 18 साल के लड़के ने एक स्कूल में 19 बच्चों को और 2 टीचर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और जिस राइफल से इस लड़के ने इन बच्चों और टीचर्स को मारा, वो राइफल उसने अपने 18वें जन्मदिन पर एक दुकान से खरीद कर खुद को ही गिफ्ट की थी। वहां बंदूकें ऐसे मिलती हैं जहां आपको, जैसे यहां आपको पान बीड़ी की दुकान पर छोटा मोटा सामान मिल जाता है, जैसे जनरल स्टोर में आप कोई भी चीज खरीदते हैं, वहां बंदूक इतनी आसानी से मिलती है। इसके अलावा वर्ष 2012 में भी अमेरिका के एक स्कूल में इसी तरह की घटना हुई थी और उस समय 19 साल के एक लड़के ने 20 छात्रों समेत 26 लोगों को जान से मार दिया था। और आज इस हमले की कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं। 1998 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 99 की दिखा रहे हैं और 2012 की दिखा रहे हैं। कहानी सेम है, 98 में भी वही होता था, 99 में भी वही हुआ, 2012 में भी वही हुआ और 2022 में भी वही हो रहा है। लेकिन अमेरिका सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। 2023 में भी अब यही हो रहा है। आज पूरी दुनिया में 4 देश ही ऐसे हैं जहां के नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है। ये देश है अमेरिका, मेक्सिको, हाइती और ग्वाटेमाला। अब सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि अमेरिका एक तरफ मानव अधिकारों और शांति की बातें करता है, उसके नाम पर दुनिया भर में पुरस्कार, सर्टिफिकेट्स बांटने की दुकान चलाता है, दूसरी तरफ वहां लोगों को हथियार रखने का पूरा की पूरा अधिकार हासिल है। और आज जिस तरह भारत में किसी टॉय शॉप में खिलौने की दुकान पर जाकर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, उतनी ही आसानी से अमेरिका में दुकानों पर गन मिल जाती है। अमेरिका में बंदूक खरीदना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसके लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, बंदूक खरीदने वाले की उम्र 18 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा। कुछ मामलों में यह उम्र 18 साल भी है, कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर। तो 18 साल के बाद कोई भी बच्चा या कोई भी युवा बंदूक खरीद सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार ना हो। और अमेरिका इन तीनों ही मामलों में मार खाता आ रहा है। यानी आज अगर आप भारत में अपने मोबाइल फोन के लिए कोई सिम कार्ड भी खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आपको अपना सिम कार्ड खरीदने के लिए भी इससे कहीं ज्यादा जानकारी और दस्तावेज देने पड़ते हैं और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होता है। लेकिन अमेरिका में बंदूक खरीदने के लिए भी इतनी मामूली सी शर्तें रखी जाती हैं और उन शर्तों को भी कोई पूरा नहीं करता।
और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे 6 साल का एक बच्चा एक दुकान में बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, देखिए, और एक महिला से इसके बारे में बात भी कर रहा है। Take the magazine out. Oh, can you put it back in? ये 6 साल का बच्चा है जो इस बंदूक से एक बंदूक की दुकान पे गन शॉप में खेल रहा है। और जैसे हमारे देश में लोग लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल फोन्स खरीदते हैं और ये देखते हैं कि नए मोबाइल फोन में क्या फीचर्स हैं, ऐसे ही वहां के जो लड़के हैं और वहां का जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो लेटेस्ट गन्स खरीदता है, लेटेस्ट फीचर्स वाली। कौन सी गन कितनी तेजी से लोगों को मार सकती है, किसकी मारक क्षमता ज्यादा है, किस में 1 सेकंड में ज्यादा गोलियां निकलती हैं, ये सारी बातें सोच समझकर तब वहां के जो लोग हैं वो लेटेस्ट गन्स खरीदते हैं, वैसे ही जैसे कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हो। आज अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं, जबकि इसी सूची में दूसरे स्थान पर यमन है जहां हर 100 लोगों पर 52 बंदूकें हैं, और भारत में हर 100 लोगों पर सिर्फ 5 बंदूकें हैं। और ये स्थिति भी तब है जब अमेरिका में लगभग 60% लोग चाहते हैं कि गन कल्चर को रोकने के लिए सख्त कानून होना चाहिए, और अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जहां गन कल्चर की वजह से लोगों के लिए आत्महत्या करना सबसे आसान है। 2019 में वहां लगभग 24,000 लोगों ने अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या की थी। यह भी विडंबना है कि अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है अमेरिका ही दुनिया को किसी भी संकट से बचा सकता है। सच्चाई यह है कि आज अमेरिका मास शूटिंग्स की घटनाओं को भी रोक नहीं पा रहा, और क्योंकि वहां की गन लॉबी इतनी मजबूत है कि वो इसके खिलाफ किसी भी सरकार को संसद में कानून लाने नहीं देगी। और इनमें भी अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर भी इसके सदस्य रह चुके हैं। अमेरिका के गणतंत्र को आपने देख लिया, अब आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक छोटी सी सैर करा के लाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब 1-1 किलो आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में आटे की इतनी कमी हो गई है आजकल कि 10 किलो आटा 1500 रुपए में मिल रहा है, यानी 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आटा बिक रहा है। और उसके लिए भी लोगों को कई दिनों तक लाइन में खड़े होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आटा मिलता है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां लोगों ने आटे से एक भरे ट्रक को घेर लिया, और इन लोगों के हाथों में AK-47 राइफल्स हैं, दूसरे हथियार हैं। और पाकिस्तान में ऐसा सिर्फ एक इलाके में नहीं हो रहा, यानी आटे पर दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब जो तस्वीरें आप देखिए ये सिंध प्रांत की हैं, जहां एक सरकारी दुकान पर आटा खरीदने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सरकार यह दावा कर रही है कि राशन की सरकारी दुकानों पर सब्सिडी वाला आटा बेचा जा रहा है, लेकिन 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को यह आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि खाने पीने के सभी सामान इतने महंगे हो चुके हैं कि लोगों के लिए इन्हें खरीदना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो व्यक्ति जिसकी तस्वीर अभी आपको दिखा रहे थे, ये वही व्यक्ति है जो आटा खरीदने के लिए गया था और उसके बाद जिंदा नहीं लौटा, और वहां पर यह स्थिति है आटे के लिए। पाकिस्तान में इस समय 1 दर्जन अंडे की कीमत 330 रुपए है, चिकन 650 रुपए किलो, दूध 190 रुपए लीटर और प्याज 280 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस स्थिति की वजह खुद पाकिस्तान की सरकार है। पाकिस्तान वर्ष 2022 और 23 में सेना पर 57,482 करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन अपने देश में कृषि पर सिर्फ 620 करोड़ रुपए, यानी सेना का बजट कृषि बजट से 91 गुना ज्यादा है। और इस अनदेखी से पाकिस्तान में अनाज की पैदावार घट रही है। वर्ष 2022 में यहां गेहूं की पैदावार का लक्ष्य लगभग 29 मिलियन टन था, लेकिन पैदा हुआ 26 मिलियन टन, जबकि और खपत है 31 मिलियन टन, यानी खाने के लिए अब गेहूं नहीं है और खपत ज्यादा है और गेहूं कम है। इसलिए आटा अगर आएगा भी तो कहां से। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर
ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भारत के इसी लोकतंत्र की तारीफ की और कहा कि भारत ही सच्चे अर्थों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या कहा, आप भी सुनिए। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, लंबे लंबे भाषणों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना।